नमस्कार। चित्तौड़ दर्शन में आज समाचार में पुनः आप सभी का स्वागत है। नजर डालते हैं आज के समाचार की ओर। कोतवाली पुलिस चित्तौड़गढ़ ने नाकाबंदी के दौरान एक कार से गुम 70 किलो अवैध डोडा चूरा जब्त कर एक तस्कर को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस द्वारा उस कार को भी जब्त कर लिया जिसमें अवैध रूप से यह डोडा चूरा परिवहन कर ले जाया जा रहा था। अवैध मादक पदार्थ की तस्करी के खिलाफ विशेष शाखा एवं थाना कोतवाली चित्तौड़ पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए एक कार से गुम 70 किलो अवैध अफीम डोडा चूरा जब्त कर एक अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया। नाकाबंदी के दौरान पुलिस द्वारा यह कार्रवाई की गई एवं कार में 4 प्लास्टिक के कट्टों में यह अवैध डोडा चूरा रखा हुआ था। पुलिस ने कार एवं अवैध डोडा चूरा को जब्त कर धर्म सिंह पुत्र खेमराज जाट जो कि चित्तौड़गढ़ के समीप पाटनिया का निवासी है उसे गिरफ्तार कर लिया। चित्तौड़गढ़ एवं जिले भर में शुक्रवार को आंवला नवमी मनाई गई। इस अवसर पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाने के साथ ही शाम को विभिन्न मंदिरों में भगवान का श्रृंगार आंवला से किया गया। चित्तौड़गढ़ नगर एवं जिले भर में शुक्रवार को आंवला नवमी मनाई गई। इस अवसर पर सूर्योदय से पूर्व स्नान आदि कर आंवले के वृक्ष की पूजा की गई। आंवले की जड़ में दूध चढ़ाकर रोली, अक्षत, पुष्प, गंध आदि से वृक्ष की विधि पूर्वक पूजा करने के बाद आंवले के वृक्ष की 7 बार परिक्रमा कर दीप प्रज्वलित किया गया। पूजा के बाद कथा का श्रवण या वाचन किया गया। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार आंवला नवमी से आंवले के पेड़ में भगवान विष्णु का वास होता है और कार्तिक पूर्णिमा तक उसमें श्री हरि का वास रहता है। इस दिन आंवले के पेड़ की छांव में बैठना और उसके नीचे खाना बनाना भी शुभ माना जाता है। इस अवसर पर कई मंदिरों में आंवले से भगवान का श्रृंगार किया गया। बेमौसम हो रही बारिश के कारण किसानों की फसलें बर्बाद हो चुकी है। खेतों में रखा धान गीला हो गया, लेकिन अभी तक सरकार द्वारा मुआवजा को लेकर किसी तरह की कोई घोषणा नहीं की गई है। जिले के जनप्रतिनिधियों द्वारा भी गिरदावरी की मांग को लेकर सरकार का ध्यान लगातार आकर्षित किया जा रहा है। इसी मांग को लेकर कांग्रेस द्वारा शुक्रवार को कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन किया गया एवं राज्यपाल के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया गया। चित्तौड़गढ़ जिले के अन्नदाताओं की आंखों में इन दिनों आंसू है। अन्नदाताओं के सारे सपने अरमान टूट गए, जिन्होंने काफी मेहनत के साथ कर्जा लेकर और उधारी में बीज खाद आदि लेकर अपनी फसल बोई थी। धान तैयार हो चुका था, केवल खेतों में जाने की, केवल मंडी में एवं बाजार में जाने की देर थी। लेकिन बेमौसम बारिश ने सब कुछ तबाह करके रख दिया एवं खेतों में खड़ा धान भी भीग गया एवं यहाँ रखा हुआ धान भी भीग गया। न केवल खेतों में बल्कि जगह जगह खाली भूखंड आदि में इतना अधिक पानी भर गया है कि इसे सूखने में काफ़ी समय लगेगा। एवं इन्हीं अन्नदाताओं को लेकर कांग्रेस पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं द्वारा कलेक्ट्रेट में शुक्रवार को प्रदर्शन किया गया एवं किसानों को शीघ्र से शीघ्र मुआवजा दिलाए जाने की मांग की गई एवं नारेबाजी की गई। किसानों को मुआवजा दे न सकी वो सरकार निकम्मी है, जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है। किसानों को मुआवजा दे न सकी वो सरकार निकम्मी है, जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है। पर्ची सरकार हाय हाय, भजन लाल सरकार हाय हाय, भाजपा सरकार हाय हाय, मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। भजन लाल सरकार हाय हाय, भजन लाल सरकार हाय हाय। छुट्टी हुई नहीं है। आज बेमौसम जो बारिश हुई है इससे पकी पकी फसल पूरी तरह से चौपट हो चुकी है सभी काश्तकारों की, और किसान खून के आंसू रो रहे हैं। फसल चौपट हुई और दूसरी फसल बोने के लिए खाद तक नहीं मिल रहा है आज। और आज जो मातृभूमि इंडिया में 15 तारीख से किसान धरने पे बैठे हुए हैं
उनके 5000 बीघा में पानी भरा हुआ है नीचे डाउन स्ट्रीम में। उनके लिए अगर किसान आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन सरकार की कान पे जू तक नहीं रेंगी अभी तक। तो उनके लिए हम मांग कर रहे हैं, कलेक्टर साहब को राज्यपाल का नाम ज्ञापन देने आए हैं और ज्ञापन बर्बाद हो गया किसान, मवेशियों के लिए चारा भी नहीं बचेगा, मूंगफली के भाव नहीं है, न्यूनतम समर्थन मूल्य पे खरीद एक तरह से कुछ घंटों के लिए की और बंद कर दी गई। आज सोयाबीन का भाव नहीं है, मक्का का भाव नहीं है, और उसके बाद जो अभी बारिश से किसानों की जो बर्बादी हुई, हमने पहले भी जिला कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में, हमने ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में जिला कलेक्टर महोदय को कहा कि गिरदावरी कराओ और गिरदावरी में लचीलापन भी रखिए आप। अगर हम लोग लचीलापन नहीं रखेंगे, सख्त नियमों में चलेंगे, किसान को एक नया पैसा नहीं मिलेगा। तो उन्होंने आश्वस्त किया था, एक बार ज्ञापन दिया तो दो बार ज्ञापन दिया। उन्होंने आश्वस्त किया कि हम गिरदावरी को बहुत अच्छे तरीके से कराएंगे, लेकिन उसके बारे में अभी तक कोई निर्णय राज्य सरकार के स्तर पर नहीं हुआ और अभी फिर ये फसल वापस बर्बाद हो गई। आज हम लोग जिला अध्यक्ष जी के नेतृत्व में सब लोग आए हैं और आकर के हम लोग जिला कलेक्टर को ज्ञापन देंगे राज्यपाल महोदय के नाम पे और उनसे मांग करेंगे कि किसान जो बर्बाद हुआ है उसको कम से कम प्राकृतिक आपदा राहत कोष से मदद तुरंत प्रभाव से दी जाए। शहीद स्मारक परिसर में नगर परिषद की ओर से लगाया हुआ है राष्ट्रीय तिरंगा, लेकिन यह राष्ट्रीय तिरंगा गत दिनों बारिश एवं हवा के कारण फट गया और फटा हुआ तिरंगा नहीं लगाया जाता है। लेकिन नगर परिषद में कोई भी अतिरिक्त नया ध्वज नहीं होने के कारण इन दिनों शहीद स्मारक परिसर में जहां झंडा लगा हुआ है वहां पर केवल खाली पोल ही खड़ा हुआ है। चित्तौड़गढ़ के शहीद स्मारक परिसर में इसी स्थान पर नगर परिषद द्वारा एक विशाल पोल पर राष्ट्रीय तिरंगा लहराया करता था, लेकिन इन दिनों यह राष्ट्रीय तिरंगा दिखाई नहीं जान पड़ रहा, जिसका कारण गत दिनों बारिश एवं हवा के कारण राष्ट्रीय तिरंगा फट गया। लेकिन उसके बाद नगर परिषद के पास अतिरिक्त नया तिरंगा नहीं होने की वजह से यहाँ पर तिरंगा लगाना संभव नहीं हो पा रहा है एवं अब नगर परिषद द्वारा नया तिरंगा मंगवाया गया है, जिसके बाद ही यहाँ पर तिरंगा फिर से फहराता हुआ दिखाई देगा। लौह पुरुष के रूप में माने जाते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल और प्रतिवर्ष 31 अक्टूबर को उनकी जयंती धूमधाम के साथ पूरे देश के साथ पूरे देश में मनाई जाती है। एवं इसी के साथ रन फॉर यूनिटी का आयोजन भी जिले में किया गया। इस अवसर पर दौड़ का आयोजन किया गया, कर्मचारियों अधिकारियों आदि को शपथ दिलाई गई एकता की एवं वही अन्य कार्यक्रम भी इस अवसर पर आयोजित किए गए। शपथ लेता हूँ कि मैं राष्ट्र की एकता, अखंडता और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए स्वयं को समर्पित करूँगा और अपने देशवासियों के बीच यह संदेश फैलाने का भी भरसक प्रयास करूँगा। मैं यह शपथ अपने देश की एकता की भावना से ले रहा हूँ, जिसे सरदार वल्लभ भाई पटेल की दूरदर्शिता एवं कार्यों द्वारा संभव बनाया जा सका है। मैं अपने देश की आंतरिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अपना योगदान करने का सत्यनिष्ठा से संकल्प करता हूँ। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्र निर्माण के प्रेरणादायक स्तंभ में से एक थे। भारत की आज़ादी के बाद जब पूरा देश रियासतों, मतभेदों और अस्थिरता के बीच दिशा खोज रहा था, तब सरदार वल्लभ भाई पटेल दृढ़ता, निर्णय क्षमता और अटूट राष्ट्रभक्ति का प्रतीक बनकर खड़े हुए। सरदार पटेल ने अपनी अटल इच्छा शक्ति और राजनीतिक बुद्धिमत्ता से 562 रियासतों को एकजुट कर भारत को अखंड बनाया और प्रति वर्ष 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के अवसर पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं।
चित्तौड़गढ़ जिले में इस अवसर पर रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया गया, जिसके तहत विभिन्न स्थानों पर दौड़ का आयोजन किया गया। प्रताप पार्क स्थित शहीद स्मारक से इस अवसर पर एक दौड़ को हरी झंडी दिखाकर चित्तौड़गढ़ के विधायक चंद्रभान सिंह आकिया ने रवाना किया। इसी तरह यह कार्यक्रम जिले के सभी थानों और मुख्यालयों पर आयोजित किया गया, जिसमें पुलिसकर्मी, छात्र, सामुदायिक पुलिसिंग के सदस्यों और नागरिकों ने देशभक्ति का संदेश दिया। पुलिस लाइन में पौधारोपण किया गया एवं सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति पर माल्यार्पण एवं पुष्पांजलि अर्पित की गई। इस अवसर पर दूर पर जोड़ला पोल से भी पाटन पोल तक दौड़ आयोजित की गई। दुर्ग पर पुलिस अधीक्षक ने हरी झंडी दिखाई। इस दौड़ में भाग लेने वाले सभी प्रतिभागियों को पुलिस अधीक्षक ने राष्ट्रीय एकता की शपथ भी दिलाई। इस अवसर पर अन्य कई पुलिस अधिकारी भी मौजूद थे एवं पुलिस अधीक्षक कार्यालय परिसर में इस अवसर पर प्रदर्शनी का आयोजन भी किया गया। इस प्रदर्शनी में सरदार पटेल की जीवनी से संबंधित विभिन्न जीवन के पहलुओं को प्रदर्शित किया गया एवं जिसका जिला पुलिस अधीक्षक के साथ ही जिला कलेक्टर, जनप्रतिनिधियों एवं अन्य लोगों द्वारा अवलोकन किया गया। समस्त स्थानों पर भी इसी प्रकार प्रदर्शनी का आयोजन किया गया एवं इस प्रदर्शनी को देखने आए कई बच्चे काफ़ी अधिक रोमांचित हो उठे, जिन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल के जीवन के बारे में जानकारी लेते बताया कि उन्हें अब तक कई तरह की जानकारी उनके बारे में नहीं थी। इस आयोजन को लेकर जिला पुलिस अधीक्षक मनीष त्रिपाठी ने कहा कि आज 31 अक्टूबर 2025 को जिला पुलिस चित्तौड़गढ़ की ओर से एक रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया गया। ये मैराथन इस देश के सबसे ऐतिहासिक इमारत जिला चित्तौड़गढ़ के किले पे आयोजित की गई। इसमें न केवल पुलिस के अधिकारी, कर्मचारी और जिले के प्रबुद्ध लोग शामिल हुए, जनप्रतिनिधि, स्थानीय नागरिक, सभी लोगों ने इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। इससे पूर्व एक शपथ दिलाई गई जो राष्ट्रीय एकता और अखंडता की हमें ये बात करने के लिए उत्साहित करती है कि हम सभी भारत के लोग एक साथ एकजुट होकर आंतरिक सुरक्षा को मजबूत बनाएं और एकता और अखंडता को एक दूसरे के बीच में संदेश को फैलाएं। सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के अवसर पर मैं संपूर्ण देशवासियों को यह संदेश आगे तक पहुंचाने के लिए उत्साहित करता हूं और यह उनसे निवेदन करता हूं कि आज हमें राष्ट्र निर्माण में इस संदेश को जन जन तक पहुंचाना चाहिए। जिला पुलिस चित्तौड़गढ़ की ओर से पूरे जिले में प्रत्येक थाना स्तर पर इस दौड़ का आयोजन किया जा रहा है। आगामी 3 नवंबर को चित्तौड़गढ़ जिले की 3 मुमूर्ष बहनें दीक्षा ग्रहण करने जा रही है। इन 3 मुमूर्ष बहनों में से 2 चित्तौड़गढ़ के चंदनपुरा की निवासी है और यह दोनों ही सगी बहनें हैं, जबकि एक भोपाल सागर की है। इन मुमूर्ष बहनों का दीक्षा लेने से पूर्व शुक्रवार को वरघोड़ा शोभा यात्रा निकाली गई, जो कि चित्तौड़गढ़ नगर के मुख्य मार्गों से होकर गुजरी एवं इसमें विशाल जन समूह शामिल था। हे धन्य धन्य वो माता पिता जो अपना सब कुछ वार रहे, कल की चिंता छोड़ी बच्चों का भाग्य संवार रहे। जीव अपनी पुण्यवाणी तो साथ में लेकर आता ही है, पर उसे सद्गुरु और सत् परिवार का सहयोग मिल जाए तो सोने पे सुहागा हो जाता है। हम सब संयमी जीवन, उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं उन मुमूर्ष बहनों को देते हैं जिन्होंने एक रास्ता ऐसा चुना है जिसे चुनने के लिए एक बार नहीं बल्कि कई बार सोचना पड़ता है, जिनके लिए कह सकते हैं, हे बेटी आशीर्वाद हमारा, गुरु चरणों में शीश झुका देना, प्रभु आज्ञा व गुरु आज्ञा में तुम अपना सर्वस्व लुटा देना, त्याग कर राग देश कयाशों को वीत रागी बन जाना, वरण करना मुक्ति वर का सिद्ध गति पे पा जाना। आगामी 3 नवंबर को देश नोक में दीक्षा लेने वाली 2 दीक्षार्थी बहनों का शुक्रवार को धूमधाम के साथ वरघोड़ा निकाला गया, जिसके पश्चात आयोजित समारोह में हजारों लोगों की मौजूदगी में अभिनंदन समारोह आयोजित किया गया। चित्तौड़गढ़ नगर के चंदनपुरा से
यह शोभा यात्रा प्रातः सुहाने मौसम के बीच आरंभ हुई, जिसमें बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे। इस दौरान अधिकांश महिलाओं ने एक जैसे परिधान पहन रखे थे। कई महिलाओं ने अपने हाथों में दीक्षा लेने वाली मुमुक्ष बहनों के कटआउट एवं विभिन्न तख्तियां ले रखी थी। बग्गी में बैठते ही उपस्थित जन समूह ने त्रिशला नंदन वीर की जय बोलो, महावीर की जय, गुरु नाना जय, गुरु राम के नारे लगाए। दीक्षार्थी बहनों एवं उपस्थित सभी ने मंगल पाठ सुनकर धर्म लाभ लिया। शोभा यात्रा नगर के मुख्य मार्गों से होकर गुजरी। शोभा यात्रा जब श्री विद्यासागर मांगलिक धाम पहुंची तो दीक्षार्थी बहनों को पूरे सम्मान के साथ मंगल गान करते हुए मंच पर लाया गया। मंच पर तीनों मुमुक्षों भोपाल सागर की आकांक्षा पोखरना एवं स्थानीय अपेक्षा और उसकी सगी बहन रिया सुराणा के साथ ही तीनों की माताएं एवं परिवार जन रिश्तेदार आदि भी मौजूद थे। सर्वप्रथम मंगलाचरण समता बहुमंडल एवं समता महिला समिति की सदस्यों ने प्रस्तुत किया। समारोह में अखिल भारत वर्षीय श्री साधु मार्गी जैन श्रावक संघ, अखिल भारतीय समता युवा संघ, राष्ट्रीय महिला समिति के पदाधिकारी एवं स्थानीय संघों के पदाधिकारी सदस्यों के साथ साथ अज्जैन समाज के गणमान्य पदाधिकारी सदस्य आदि मौजूद थे। समारोह के दौरान कल्पना पटवारी एवं टीम ने प्रस्तुति देते हुए बताया कि कैसे संयम की भावना बनी और कैसे संयम में पदार्पण करने के लिए कदम बढ़ाने में सफल हुए। तीनों मुमुक्ष ने बताया कि घर में धर्म का माहौल था। महाराज साहब का सानिध्य प्रेरणा देता रहा। संसार में नहीं रहना, संयम में जीना है। छोटे छोटे प्रत्याख्यान नियम आज दीक्षा के प्रत्याख्यान पर बढ़ने के काम कर गए। उन्होंने कहा कि आचार्य रामेश व उपाध्याय प्रवर की सरलता एवं वात्सल्य से प्रभावित होकर संयम मार्ग पर वह बढ़ रहे हैं। सादा जीवन, सादा विचार वाला जीवन होना चाहिए। संसारी जीवन में जब तप करते हैं तो पारने की इंतजार करते हैं, लेकिन जब साधु साध्वी तपस्या करते हैं तो उन्हें पता ही नहीं होता है कि अगले दिन पारना होगा कि नहीं, फिर भी चेहरे पर चमक रहती है। यह दृश्य भी वैराग्य बढ़ाता है। किसी भी माता पिता की इच्छा होती है कि वह अपनी बेटी के हाथ अपने हाथों से पीले करे एवं उसके बाद उसे विदाई दे और वह ससुराल जाकर अपने पीहर का नाम रोशन करे। लेकिन सुराणा परिवार की जो दो मुमुक्ष बहनें दीक्षा ग्रहण करने जा रही है, उनके परिजनों से जब हमने बातचीत की तो उन्होंने बताया कि उन्होंने हंसी खुशी यह निर्णय लिया, क्योंकि जिस जीवन में वह जा रही है वह एक ऐसा जीवन है जो कि हर किसी को प्राप्त नहीं होता है। किसी भी घर के लिए, परिवार के लिए उनकी बिटिया काफी कुछ होती है। परिवार के सभी सदस्यों की इच्छा होती है कि बेटी हमेशा पराया धन होती है। जब वह बड़ी होगी उसके हाथ पीले कर उसके जीवन में कई तरह की कामनाएं देकर उसे विदा किया जाएगा। लेकिन एक ऐसा जीवन जिसके बारे में 10 बार सोचना पड़ता है परिवारजनों को, और आखिरकार परिवारजनों ने किस तरह स्वीकृति प्रदान की,
इन अपनी दोनों बेटियों को लेकर, मुमुश बहनों को लेकर जो एक ऐसे रास्ते की ओर जा रही है जो कि बहुत ही कठिन रास्ता है, तपस्या वाला रास्ता है। और उसको लेकर किस तरह परिवारजनों की सहमति बनी, इस बारे में जब मुमुश बहनों के माता पिता से बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि उन्होंने पूरी सहमति अपनी राजी खुशी के साथ दी और उन्होंने इसके लिए चिंतन भी नहीं किया, क्योंकि वह एक ऐसे मार्ग पर जा रही है जहाँ हर किसी का जाना संभव नहीं हो पाता। बताते हैं आखिरकार इसको लेकर दोनों मुमुश बहनों जो कि सगी है, उनके परिजनों यानी कि माता पिता का इसको लेकर क्या कहना था। सुराना साहब, आपकी बेटियां अब जिस राह की ओर अग्रसर हो रही है, वैराग्य जीवन की ओर, एक बहुत कठिन तपस्या होती है, एक बहुत कठिन सफ़र होता है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? और ये रास्ता चुना, उसमें आपकी सहमति जो रही, उसके पीछे क्या कारण रहे? उनका दृढ़ निश्चय देखकर सहमति देनी पड़ी और शुरू से संस्कार इनके शुरू से ही है, जी, बचपन से ही लगन थी इनकी। तो कब ये आपकी बेटियों ने निर्णय ले लिया था कि हमें अब इस जीवन की ओर जाना है? बड़ी वाली शुरू से ही थी, काफ़ी टाइम हो गया, 7-8 साल से। छोटी वाली 2 साल हो गए। 10th बोर्ड का एग्जाम भी नहीं दे रही थी और ज़बरदस्ती दिलाया और दिलाते ही उसने उसी दिन रवाना हो गई। मेरे को अभी आदमी पढ़ाई भी नहीं करनी मेरे को। हर माता पिता की इच्छा होती है कि अपनी बेटी के हाथ जो है पीले करें, अपने हाथों से उसको विदा करें विदा करें। तो ये जो जीवन जो है चुना है, आपको लगता है कि ये जीवन उसके द्वारा सही चुना गया और ऐसी उम्र में उसके सामने बहुत लंबा सफ़र था? ये बहुत अच्छा है, हम तो खुश है जी। और माँ का हृदय वो तो रोता तो है, पर अंदर से बहुत ऊंचा मार्ग है साहब जी। ये मार्ग हमारे चित्तौड़ में बहुत साल हो गए, हमारे खानदान में तो कोई है ही नहीं। जी जी, मोक्ष का मार्ग है, मोक्ष का मार्ग है। और ये अग्रसर होने आगे बढ़ रहे तो हम पीछे नहीं खींचे उनको। तो बस बड़ी वाली को सीए फाइनल करानी थी, तो उसने सीए के एग्जाम दिया, दूसरे दिन से उसने तो वापस रवाना देश नौक चली गई। तो क्या कहना चाहिए, मन में खुशी है या मन विचलित हो रहा है? नहीं, इसलिए तो कुछ भी नहीं है, मन में तो अधिक खुश है जी। हम अपन किसी के शादी करने के लिए देते हैं, वहाँ पे जाते हैं तो हमको टेंशन रहती है कि आगे परिवार कैसा होगा, क्या है, निभेगी नहीं निभेगी। पर हमारे गुरुदेव के वहाँ जा रही तो हमको बहुत खुशी है, बिल्कुल टेंशन नहीं है। हमारे भगवान ही है, सब कुछ वो है हमारे। तो दीक्षा लेने वाली इन दोनों मुमुश बहनों से भी जब हमने बातचीत की और यह सवाल किया कि आखिरकार उन्होंने यह रास्ता क्यों चुना, जो कि एक बहुत कठिन रास्ता है, कठिन मार्ग है, तपस्या वाला मार्ग है, तो दोनों बहनों ने कहा कि कई लड़कियां ऐसी होती है जो कि शादी करना नहीं चाहती है। एवं उनसे जब यह पूछा गया कि क्या इसके बाद उन्हें परिवार की याद आएगी या नहीं, तो उन्होंने कहा कि इसके लिए जिस मार्ग पर वह जा रही है, मोह माया सब कुछ त्याग करना पड़ता है। देश नौक में जो मुमुश बहनें दीक्षा लेने जा रही है, उन दोनों बहनों में से एक सीए कर चुकी है एवं उसकी इच्छा तो काफ़ी समय पहले ही इस जीवन की ओर अग्रसर होने की हो चुकी थी। एवं बाद में जब छोटी बहनें भी अपनी इच्छा व्यक्त की तो दोनों बहनों ने मजबूती के साथ अपने परिवार के सदस्यों को अपनी यह इच्छा बताई और दोनों बहनों की इस इच्छा के आगे परिवार के सदस्यों को भी नतमस्तक होना पड़ा। और जब इन दोनों मुमुश बहनों से हमने इस कठिन रास्ते के बारे में, कठिन मंजिल के बारे में जानकारी चाहिए, पूछा कि आखिरकार यह उनका निर्णय किस तरह संभव हो पाया, तो देखते हैं कि आखिरकार दोनों मुमुश बहनों का इस कठिन रास्ते के बारे में क्या कहना था। जिस जीवन की ओर आप अग्रसर हो रही हैं, आपको पता है कि आगे का जो सफ़र है बहुत ही कठिन सफ़र है, एक तपस्या, लंबी तपस्या है, तो ये रास्ता चुनने के पीछे आखिरकार क्या कारण रहा, पहले आपसे जानना चाहेंगे। मुश्किल तो सब कुछ होता है। नाना गुरु फरमाते हैं कि संघर्ष ही जीवन है। अगर लाइफ में संघर्ष नहीं तो आप लाइफ नहीं जी रहे। 2 स्टूडेंट्स होते हैं, एक बीकॉम के और एक सीए के। सीए में ज़्यादा संघर्ष होता है, क्यों? क्योंकि उसकी वैल्यू ज़्यादा है, उसका रिजल्ट अच्छा है। वहीं बीकॉम में इतना नहीं होता संघर्ष, क्यों? क्योंकि उसकी वैल्यू भी नहीं है। आज मैं जिस मार्ग में पढ़ रही हूँ उसकी वैल्यू भी है, तो संघर्ष तो लगेगा, बट मुझे पता है उसका एंड रिजल्ट बहुत अच्छा है। उसका एंड रिजल्ट मोक्ष है, जो कि मेरी चाह है और मेरी राह है।
तो कब आपको प्रेरणा मिली कि अपने को ये जीवन अब चुनना है, ये सफ़र चुनना है? प्रेरणा तो बचपन से ही मम्मी पापा की, गुरु भगवंतों की और चाचाओं की रहती थी कि हाँ अपन को धर्म से जुड़ना है, धर्म के कार्य करना है। मम्मी बचपन से ही बोलती थी कि संसार में रहना ही नहीं है। उस टाइम तो मेरे तो भावना थे, बट धीरे धीरे जब बड़ी होती गई, सीखती गई, चीज़ों को समझती गई, तो 8th क्लास में डिसाइड कर लिया था कि दीक्षा ही लूँगी। उसके बाद भी मैंने पढ़ाई की। उसके बाद मम्मी को बोला कि अभी मुझे एक बार ट्रेनिंग करने जाना है, तो मैंने मना कर दिया अभी नहीं, प्लीज CA करो। फिर CA करा, उस पर फाउंडेशन हो गया, इंटर हो गया। फिर मम्मी को बोला एक बार मुझे जाना है ट्रेनिंग, एक इंस्टीट्यूट होता है जहाँ पर आप ट्रेनिंग करते हैं, वहाँ पे जाने के लिए कहा था। बट मम्मी ने कहा नहीं, अभी तेरे बाहर की दुनिया देखी नहीं, तेरे बाहर की दुनिया देख ले, बाहर की दुनिया कैसी होती है। फिर मैं मुंबई में लेकर आर्टिकलशिप भी करी। फिर मम्मी को बोले बस अब मुझे नहीं रहना है, मुझे दीक्षा ही लेनी है। तो मम्मी ने कहा कि कोई बात नहीं, एक बार थोड़ा फाइनल के एग्जाम्स दे दे, उसके बाद करना। तो उसके बाद मैंने फाइनल एग्जाम्स देते ही से ही पीछे पड़ गई, बस अभी चाहिए दीक्षा, दीक्षा चाहिए मुझे, बस और कुछ नहीं चाहिए। तो इस राह पर अग्रसर होने के लिए ये निर्णय पहले आप दोनों बहनों ने अपने आप लिया, फिर उसके बाद माता पिता को बताया, या एक साथ फिर सामूहिक रूप से जो है ये निर्णय हुआ? मेरा तो काफ़ी टाइम से चल रहा था कि हाँ मुझे दीक्षा ही लेनी है। रिया का लगभग 2 साल से उसका भी बहुत भाव उच्च हो गया कि हाँ इसको भी दीक्षा ही लेनी है। तो हम दोनों फिर हम दोनों एक से पहले 2 हो गए, तो हमने और मजबूत है कि हाँ अब तो हम दोनों साथ में मिलकर ले सकते हैं और मम्मी को मना भी सकते हैं। पहले मैं अकेली थी तो उतना मेरे को मान नहीं रहता घर वाले कि हाँ ठीक है अभी बोलते हाँ और रुको भी तो रुको। और जब दोनों साथ में मिलके कोशिश की तो, और जब अंतराल टूटती तो वैसे भी सब कुछ मिल ही जाता है। आप क्या कहना चाहेंगे, आप जिस जीवन की ओर अग्रसर हो रहे हैं उसके बारे में आप क्या, क्योंकि हर एक लड़की की इच्छा होती है कि उसके हाथ पीले हो और वह अपने पिया के यहाँ जाए, लेकिन आपने जो रास्ता चुना है बहुत कठिन, एक तपस्या वाला रास्ता चुना आपने। एक बात तो कि आपने कहा कि हर एक लड़की की इच्छा होती है कि उसको वहाँ जाना है। सभी आजकल के यूथ में ऐसे भी अपन देखे सबके मुँह से आदत तो ये निकलता कि शादी तो करनी ही है जी। जहाँ मैं जा रही हूँ वहाँ का मैंने बहुत अच्छे से समीक्षण किया है और पूरा खुद को भी परखा है, और जिनको चरणों में मैं जा रही हूँ उनको भी मैंने समय समय पर बहुत परखा है। और अब मुझे पूरा विश्वास है और बहुत प्रसन्नता है कि मैं जिस चीज़ के लिए आगे बढ़ रही थी और वो मुझे मिलने वाली है। अंतिम निर्णय कि जिस राह पर आप जा रहे हैं, रास्ते पे जा रहे हैं, जो अन्य जो समाज की जो बेटियां हैं, लड़कियां हैं, उनको क्या आप संदेश देना चाहेंगी? मैं ये कहूँगी कि अपने मम्मी पापा की हमेशा बात माननी चाहिए, कभी भी गलत रास्ते पे नहीं चढ़ना चाहिए। हमें अपने हमेशा लाइफ में छोटे छोटे नियम या पद्धतियाँ या फिर धर्म से जुड़ाव होना चाहिए। हम देखते हैं आजकल मॉडर्न लाइफ चल रही सब कुछ है, बट कहीं ना कहीं यूथ को भगवान से जुड़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज धर्म भले आप 5 मिनट भी करो पूरे 24 घंटे में, पर कहीं ना कहीं आपके धर्म के संस्कार होने चाहिए बचपन से। मम्मी पापा को भी अपने बचपन से ही बच्चे के रूट से ही वो चीज़ डालनी चाहिए कि हाँ हमारे बच्चे आज एक संस्कार होंगे, तभी हमारी भविष्य जो है वो सुरक्षित रह पाएगा। जो जिन माता पिता ने आपको इतने वर्षों से पाला, तो आखिरकार जाने के बाद याद तो आएगी, भाइयों का प्यार याद आएगा? ऐसा तो कुछ नहीं, मतलब थोड़ा टाइम तो सबको लगता है, तो जैसे जैसे साधना का लेवल बढ़ता रहता है तो सब मोह माया सब ऐसा लगता है कि कुछ नहीं, संसार में अपन अकेले आए थे अकेले जाएंगे। वैसे माता पिता का उपकार बहुत रहता है। ऐसे शास्त्र में आया है कि माता पिता को अपनी चमड़ी का अगर अपन एक शूज़ भी बना के अगर माता पिता को पहना दे तो भी उनका उपकार अपन नहीं चुका सकते। बट उन्होंने हमें ये मार्ग दिखाया है, उनकी इच्छा है और उसी के बाद हमने ये मार्ग चुना है, उसको हम बहुत अच्छे से पालन करेंगे, दृढ़ संकल्प लेते हैं। तो ये थे आज के समाचार। अब मुझे आज्ञा दें, नमस्कार।